वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आई एम पूजा कुशवाहा। आप हमें सभी सोशल नेटवर्क पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 21 मार्च 2010 का पेपर। इससे पहले हम 2 पेपर कर चुके हैं, 2008 और 2009 के। और ये जो सीरीज़ है इसमें 2008 टू 2017 तक के सभी क्वेश्चन यानी सभी पेपर्स जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस टाइम हम अपना 3rd पेपर सॉल्व करें। पूरा पेपर एक ही वीडियो में, यानी जो भी रीजनिंग, जीके और मैथ्स का सेक्शन है वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेशन जो है हमारे पास है रीजनिंग का है। 1 से 5 तक क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न के हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको कि क्वेश्चन आपको विजिबल हो। ओके, तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपके पास 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम आपको दे रखे हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखो फ्लोर है, टैप है, रोज़ है, लोटस है, सेल है। तो इसमें आपको ये इनके कोड दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली देखो जो क्वेश्चन है भाई, ओ का सिंबल क्या है, एल का सिंबल क्या है, तो इससे आपको सिंबल फाइंड करने की ओ का सिंबल क्या है, एल का सिंबल, सबके सिंबल्स जो है वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम सिंबल फाइंड करते हैं हर किसी का। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं कि आप सबका फाइंड करो, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना होता है, पेपर में अपना थोड़ा सा टाइम भी बचाना होता है। तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे कि जो जो हमसे पूछा है ना, जैसे ओ एल, तो हम यही फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कोड होगा। तो देखो ओ इसमें है, रोज़ में है और लोटस में है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लोर की, रोज़ की और लोटस की, तो फ्लोर और रोज़ में तो सिर्फ एल ओ जो है वो कॉमन है और तो कुछ इसमें कॉमन है नहीं। अगर हम फ्लोर और लोटस की बात करते हैं तो वहाँ एल भी कॉमन है, ओ भी कॉमन है और यू भी कॉमन है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अगर हम बात करें फ्लोर की, रोज़ की और लोटस की, इनमें कॉमन क्या है, ओ है। तो इनमें आप देखो कॉमन जो तीनों में हो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से केयरफुली देखते हो तो कॉमन तीनों में है जो सी है, ठीक है। तो ओ तीनों में था और सी भी तीनों में है, तो इसका मतलब बच्चों ओ का कोड क्या है, सी है। तो यहाँ पे ओ स्टैंड्स फॉर सी, ठीक है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ओ का कोड क्या आ जाता है, सी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि एल का कोड क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप बताओ कि एल का कोड इसमें से क्या है। तो एल बेसिकली किस में है, टैप में है, नहीं है, ठीक है, लोटस में है और सेल में है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि लोटस और सेल में कॉमन लेटर यानी इसमें से जो इसकी कोडिंग है इसमें क्या सेम है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, एस कॉमन है, ठीक है। अगर हम लोटस और सेल की बात करते हैं तो लोटस और सेल में एक तो देखो एस कॉमन है और एल कॉमन है, ठीक है। तो इसमें 2 लेटर्स जो आपके कॉमन निकलने वाले हैं वो कॉमन कौन से हैं, एक तो देखो एम और पी, ठीक है, एम और पी। अब या तो एम है या पी है, तो हम देख लेते हैं एस और किस में, एस रोज़ में भी है बच्चों, ठीक है। तो रोज़ में एम और पी में से क्या एम है, तो इसका मतलब एस का कोड तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा और एल का कोड क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल का क्या हो जाएगा कोड, पी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का कोड आपको बताना है, ठीक है। तो ई देखो, ई तो सिर्फ किस में है, रोज़ में है। ई किस में है, सिर्फ रोज़ में है और किसी में भी नहीं है ई, ओके। तो आपको ऐसा लेटर ढूंढना है इसमें जो बाकी किसी में भी ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास है। तो अभी हमने देखा था, आप कर चुके हो, सी का कोड ओ हो चुका है, ठीक है। तो सी तो कोड हो चुका है। एम हमने देखा, एम जो था वो एस का कोड था, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आर बचता है और आपके पास एन बचता है, ये 2 बचते हैं। और अगर हम वर्ड्स की बात करें तो हमारे पास ई बचा है और आर बचता है, ठीक है। तो आप आर देखो, आर किस में, आर इसमें भी है, ठीक है। आर आपका फ्लोर में भी है और यहाँ पे कॉमन कौन सा लेटर है आपके पास, कॉमन हमारे पास क्या है, एन जो है वो कॉमन है। तो इसका मतलब आर का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा और ई का आपके पास कोड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ई का कोड क्या है आपके पास,
आर है, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही आप पी का फाइंड कर लोगे। पी देखो कौन से वर्ड में है, पी जो है वो आपके टैप में है, ठीक है, और पी किसी में भी नहीं है। टी जो है वो लोटस में है और ए जो है वो सेल में है। तो आप देख लीजिए इसमें से जो उनमें कॉमन है और बाकी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे कि जो डी है वो किसका है, पी का कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सीरीज का क्वेश्चन एक तरह का, ये MCE, PTF, SEG और नेक्स्ट आपको बताना है, ठीक है। MCE, ओके, PDF। पहले हम दो में चेक कर लेते हैं कि दो में क्या पैटर्न है, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे M में क्या कर रखा है, प्लस का 3 कर रखा है। M का प्लेस वैल्यू क्या होती है, M की प्लेस वैल्यू होती है 13 और P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 60। तो यहाँ पे +3 किया हुआ है, ठीक है। C से D की ओर जब जाएंगे तो C की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है और D की प्लेस वैल्यू 4 है, यानी +1 कर रखा है, ठीक है, +1। E और नेक्स्ट आपका F है, तो यहाँ पे भी +1 है। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, +3 +1 +1 की सीरीज़ है। तो इन दोनों में भी हम चेक कर लेते हैं कि सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अगर आप करो P से S, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों 16 और S की प्लेस वैल्यू क्या है 19, ठीक है। तो +3 है, बिल्कुल है। D में +1 कर रखा है और F में +1 कर रखा है। तो यहाँ पे जो सीरीज़ बेसिकली आपकी जो फॉलो हुई है, वो सीरीज़ जो आपकी फॉलो हुई है वो हुई है +3 +1 और +1 की, ठीक है। तो यही आप SEG में भी कर देंगे, ठीक है। तो पैटर्न था आपका +3 +1 और +1 का, ठीक है। तो हमें SEG के बाद बताना है नेक्स्ट कौन आएगा। तो S में जब आप +3 करोगे तो S की प्लेस वैल्यू क्या होती है, S की प्लेस वैल्यू होती है 19 और +3 कर दोगे तो प्लेस वैल्यू आ जाएगी किसकी, V की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट लेटर आपके पास आ जाएगा V। E में +1 करोगे यानी F और G में +1 करोगे तो यानी H, यानी आंसर क्या है VFH, ठीक है, VFH। और अगर आप इसको बाय ऑप्शन से करते तो बाय ऑप्शन से भी करते तो यहाँ पे दो ऑप्शन के जो स्टार्टिंग के वर्ड्स थे तो वो सेम थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यही काम करना है। तो इसमें दे रखा है DNPGPR और JRT। तो देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो किया। D की प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों 4 और G की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपके पास 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करके +3 किया हुआ है, ठीक है। N की प्लेस वैल्यू क्या होती है, N की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 14 होती है और P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है। तो यहाँ पे क्या किया गया +2 किया गया, ठीक है। और P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, ठीक है। और R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है। तो यहाँ पे क्या करके +2 कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो +3 +2 और +2 का है। तो हम इसमें भी चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट वाले पार्ट में भी सेम पैटर्न है, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो G की प्लेस वैल्यू होती है 7 और J की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10। तो यहाँ पे भी क्या करके +3 करा हुआ है। P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 और R की प्लेस वैल्यू क्या होती है +2 कर रखा है 18, ठीक है। R की प्लेस वैल्यू 18 और T की प्लेस वैल्यू 20 यानी +2, यानी जो पैटर्न फॉलो किया गया है वो पैटर्न क्या है +3 +2 और +2 का, ठीक है। तो यही पैटर्न आप इसमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए, नेक्स्ट सीरीज फाइंड करने के लिए कर देंगे।
तो जे में जब आप +3 करेंगे, जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10 होती है, +3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 13, यानी नेक्स्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा एम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन रिमूव हो गया और ये ऑप्शन आपका रिमूव हो गया। आर में आप +2 करेंगे तो क्या आएगा टी आएगा। ठीक है, आर में जब आप +2 करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है टी मिलने वाला है, और टी में जब आप +2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा टी में जब आप +2 करेंगे तो आपको यू। ठीक है, वी, तो आपकी आंसर क्या आ जाएगा MTV। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न था वो +3 +2 और +2 का था, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलर है ये, BF HE JL HNP। ओके, तो नेक्स्ट आपको बताना है नेक्स्ट क्या आएगा। एक बात मैं बता दूँ, क्वेश्चन पेपर की PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करें और जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हो, देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हम अपना पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। B की प्लेस वैल्यू 2, E की प्लेस वैल्यू 5, तो क्या कर रखा है +3 कर रखा है। क्लियर, E की प्लेस वैल्यू 5, ओके, और H की प्लेस वैल्यू 8 +3 कर रखा है। ठीक है, तो H +3 करोगे तो क्या आएगा, H की प्लेस वैल्यू 8 है, 8 + 3 यानी 11, और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है K की होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन तो रिमूव हो जाते हैं। अब आपके पास फाइट जो है ना, देखो दोनों में 2 ऑप्शन बचे हैं, KR, एक में T है एक में S है, तो देखो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो आप सीधा सेकंड यानी जो ये T और S है ना ये वाला कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करके थोड़ा बताना है, हमें तो अपने राइट क्वेश्चन पे पहुंचना है। ठीक है, और राइट टिक करना, और जितना हम टाइम बचा सकेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम मैथ्स के क्वेश्चन में वो टाइम लगा सके। ठीक है, सो आर तक तो सेम है। अब हम चलते हैं इस वाले पे, क्योंकि जो भी है वो यहाँ पर है डिफरेंस ऑप्शन में। एच के बाद क्या दे रखा है, एल दे रखा है। ठीक है, एच के बाद क्या है आपको गिवन है, एल गिवन है। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, और एल की प्लेस वैल्यू जो होती है 12। सो यहाँ पे क्या कर रखा है +4 कर रखा है। ठीक है, तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी है आपके पास, एल की प्लेस वैल्यू हमारे पास 12 होती है, और पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, तो यहाँ पे भी +4। तो यहाँ पे जो सीरीज़ है वो किसकी है +4 की, यानी p +4 करोगे यानी p 16, और 16 + 4 यानी 20, और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है t की प्लेस वैल्यू, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिमिलर है ये भी क्वेश्चन आपका। सो यहाँ पे देखते हैं क्या करा हुआ है। सीरीज़ जो थी वो आपकी BDG DHM FLS है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +2 का रखा है, ओके, यहाँ पे भी +2 है, तो नहीं यहाँ पे भी क्या होगा +2 होगा, यानी F +2 करोगे, F की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6 + 2 यानी 8, और 8 प्लेस वैल्यू होती है किसकी H की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे H से आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है हाउ HWO, और एक ऑप्शन है HPY। ठीक है ना, तो यानी आप सेकंड अगर करेक्ट निकाल लेते हो इनमें से तो आपका आंसर हो जाएगा, आपको ये वाला फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो DHL, ठीक है, D की प्लेस वैल्यू 8, D की प्लेस वैल्यू 4, और H की प्लेस वैल्यू 8, यानी क्या कर रखा है +4 कर रखा है। ठीक है, H की प्लेस वैल्यू 8, L की प्लेस वैल्यू 12 यानी +4 है, तो यहाँ भी +4 होगा, और L की प्लेस वैल्यू 12, और 12 + 4 यानी 16, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है P की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया HPY वाला, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है, अभी तक हमारे पास सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए DBE
KIL और RPS, ठीक है। D की प्लेस वैल्यू होती है 4 और K की प्लेस वैल्यू होती है 11, तो यहाँ पे क्या करके प्लस के 7, ठीक है। K की प्लेस वैल्यू 11, R की प्लेस वैल्यू 18 यानी प्लस का 7, यानी यहाँ पे भी क्या होंगे प्लस के 7, यानी R प्लस 7 यानी R की 18 प्लस 7 यानी Y 25 आ जाएगा, यानी Y आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो Y से आप देख लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी जो सेकंड है हमारा X और W है, तो X या W में से जो भी आपका करेक्ट आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, हमें थर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो B, I और P। B की प्लेस वैल्यू क्या होती है? B की प्लेस वैल्यू होती है 2 और I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस का 7 किया हुआ है। सिमिलर यहाँ पे भी क्या करके है प्लस का 7 है, ठीक है। 9 प्लस 7 करोगे 16, तो आगे भी आपने क्या करना है प्लस का 7 करना है, तो P यानी 16 प्लस 7 करोगे तो आपके पास क्या आएगा W, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सीरीज बनी हुई है बेसिकली +7 की सीरीज थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, CEP सो CENPNPJL को डुक लिखा गया, ठीक है। आपको लिखते ही पता चलेगा, देखो C और E के बीच में क्या आता है D आता है, N और P के बीच में क्या आता है O आता है, N और P के बीच में क्या होता है O आता है, और G और L के बीच में क्या आता है K आता है, ठीक है। तो दो दो इकट्ठे करके उनके जो मिड में आता है ना लेटर वो लिखा हुआ है, तो F और H, ठीक है। F और H के बीच में क्या आएगा G आएगा, ओके। NP के बीच में O, NP के बीच में O और CE के बीच में D, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोल्ड का लेटर आपको दिया हुआ है, कोड दिया गया है, ऐसे आपको आयरन का कोड बताना है, ठीक है। तो कोल्ड का जो कोड है वो है ALHY, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो माइनस का 2, ओके, O और L माइनस का 3, I से H माइनस का 4 और D से Y माइनस का 5। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सीरीज़ है -2, -3, -4 और -5 किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको कोड किसका बताना है, अब आपको कोड बताना है आयरन का, ठीक है। हमें कोड बताना है किसका, आयरन का। तो इसमें क्या क्या हुआ था -2, -3, -4, तो I में से आप क्या कर देंगे माइनस का 2 कर देंगे। जब आप I में से माइनस का 2 करेंगे तो आपको क्या आएगा, आपके पास मिलेगा G, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा G, ठीक है। R में से आपको क्या करोगे माइनस का 3 करोगे तो O में से माइनस का 4 K, N में से माइनस का 5 तो I, ठीक है। तो GOKI जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड लेटर पे पहुँच जाओगे जब, G तो सब में कॉमन है, U 2 ऑप्शन में है, O सिर्फ एक ऑप्शन में, तो मतलब जब आप सेकंड पे होगे यानी -2 के बाद -3 करोगे तभी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और उसके आगे आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना ज़्यादा अगर आप अपना टाइम बचा सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जीके के भी क्वेश्चन है, मैथ्स के भी क्वेश्चन है, जितना कम टाइम में क्वेश्चन कर सकते हो उतना ही हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। यहाँ पे आपको मिल्ट का कोड दिया हुआ है HELB, ठीक है। गेट का कोड हमें फाइंड करना है। देखो M की प्लेस वैल्यू क्या होती है, M की प्लेस वैल्यू होती है 13 और H की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, तो माइनस का 5 किया हुआ है, ठीक है। I और E, I की प्लेस वैल्यू 9, E की प्लेस वैल्यू 5, माइनस का 4, क्लियर। L और I माइनस का 3,
डी और बी माइनस का 2, तो यहाँ पे जो सीरीज़ बनी है -5, -4, -3 एंड -2 की सीरीज़ बनी है। तो गेट का कोड भी हम सिमिलर इस पैटर्न से फाइंड कर लेते हैं, गेट। ठीक है, तो -5 करेंगे, -5 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी। ठीक है, क्योंकि जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, और 7 माइनस में 5 यानी 2, और 2 की प्लेस वैल्यू, 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बी की होती है। ओके, सो यहाँ पे -4 करेंगे, -4 करेंगे तो आपको डब्लू, और टी -3 करेंगे तो क्यू, और ई में से -2 करोगे तो सी। तो बी डब्ल्यू क्यू सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे भी आप जब बी डब्ल्यू यानी सेकंड तक फाइंड कर लोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी तो सब में है, उसके बाद क्या हो, 2 ऑप्शन में है, उसके बाद डब्ल्यू और सी जो है वो एक एक ऑप्शन में है। ठीक है, तो डब्ल्यू करते ही आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं कि आपको ए का कोड लिखा हुआ है और अदर का कोड आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो 14 में देखते हैं क्या किया हुआ है। हैंड का कोड देखो लिखा हुआ है EXRI। इसको ऑरली करने की कोशिश करते हैं। देखो H की प्लेस वैल्यू 8, E की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। ठीक है, तो -3, क्लियर। ठीक है, A और X, A की प्लेस वैल्यू 1 और X की प्लेस वैल्यू 24, यानी -3 यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, N की प्लेस वैल्यू 14 और R की प्लेस वैल्यू 18, यानी +4 किया हुआ है। D की प्लेस वैल्यू 4 और I की प्लेस वैल्यू 9, यानी +5। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो -3, +4 +5 का है। रोड का आपको बताना है। ठीक है, तो R में से क्या करोगे, R में से आप करोगे -3, तो R -3 करोगे, R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, R की प्लेस वैल्यू होती है 18। ठीक है, तो -3 यानी 15, और 15 प्लेस वैल्यू होती है O की। तो देखो पहला ही करते हैं, आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। आगे आपके फाइंड करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, बाकी हम कर लेते हैं ताकि पता चल जाए हमने ठीक पैटर्न लगाया या नहीं लगाया। ठीक है, O में से भी -3 करोगे, O में से -3 करोगे तो आपको क्या फाइंड मिलेगा, L। T +4 करोगे, T की प्लेस वैल्यू 20 और +4 यानी 24, यानी X यानी 20 X, और X किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सॉरी 24, तो X आएगा। ठीक है, E +5 करोगे, E की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है, 5, और +5 करेंगे यानी 10, और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, J की। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर है, POUR। ठीक है, RSAZ। फिर वेग का आपको बताना है। P की प्लेस वैल्यू 16, R की प्लेस वैल्यू 18 +2, O की प्लेस वैल्यू 15 और S की प्लेस वैल्यू 19, यानी +4। ठीक है, U +6 कर रखा है। R से Z, R आपका, R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19, और 19 प्लस में 7, तो Z +8, सॉरी। ठीक है, 19 + 8 26, यानी Z। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करके +2 +4 +6 एंड +8। ठीक है, 2 की टेबल से यहाँ पे इंक्रीमेंट करके वेग का कर लेते हैं, ओरली कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह पेन यूज़ करें। तो वेग W +2, क्योंकि सीरीज़ क्या बनती है, +2 +4 +5 +2 +4 +6 एंड +8 की। ठीक है, तो W में +2 करोगे तो यानी Y। ठीक है, तो Y से यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है आपके पास, ये दोनों। A में क्या करना है, +4 करना है, +4 यानी E। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में G दे रखा है, G नहीं आएगा, E आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अब ये नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आ गए हमारे पास 3, 6, 18, 72 एंड 360। देखते हैं इसमें क्या किया हुआ है। वैसे तो देखने से पता चल रहा है कि 3, 6, 18, 72 और 360, ठीक है, ये दे रखा है आपको। मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5, राइट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 360 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2160। तो बेसिकली इसमें +2 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सीरीज़ बन रही थी। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। सिंपल सा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो सीरीज़ गिवन है 4, 6, 9, 14, 21, 32। नेक्स्ट नंबर जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी +3, +2 का रखा है, +3 यहाँ तक क्लियर, +5, +7, +11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है? जो प्राइम नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से। तो प्राइम नंबर्स जो है वो ऐड कर रखा है 2, 3, 5, 7, 11। 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास क्या होगा? 13। तो 32 प्लस में 13 करोगे यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 45। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 की सीरीज़ है 8, 9, 64। ये तो देखने से पता चल रही है। 8 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। तो एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया। बारी किसके? स्क्वायर की, और वो भी किसके? 5 के स्क्वायर की, यानी 25। और क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19 स्पेस कर लेते हैं हम। सो देखते हैं इसमें क्या किया हुआ है। 9, 19, 39, 59, 79, 159, ठीक है। लास्ट में 9 है, इसका मतलब जो कुछ भी करके है वो पीछे 0 है, ठीक है ना। लास्ट में क्या है? 0 होगा, तभी तो ये सेम नंबर आ रहे हैं सीरीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो +10, यहाँ पे +20, ओके, क्लियर। यहाँ पे 39 और उसके बाद 70, सॉरी ये 79 है, यहाँ पे 59 नहीं है, सॉरी फॉर दिस, ये नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे +40, ठीक है। देन यहाँ पे जाएंगे 79, 159, तो यहाँ पे +80, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो क्या कर रखा है यहाँ पे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे ऐड कर रखा है। 20 × 2 40, 40 × 2 80, 80 × 2 यानी 160। तो 160 ऐड करोगे 159 में, यानी 159 और 160, इसका मतलब 319 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन थर्ड, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 9, 25 और 49 जो है वो क्वेश्चन में देखो। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपको बताना है किसका स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ओड नंबर चल रहा है, तो 7 के बाद आपका ओड नंबर क्या होता है? 9 होता है, और 9 का स्क्वायर इसका मतलब 81। ओरल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं इसमें क्या किया हुआ। 7, 8, 16, 43, 107। नेक्स्ट नंबर आपको जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 यानी +1 कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन आगे तो ऐसी कोई सीरीज़ चल नहीं रही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे +1, यहाँ पे 8 ऐड हुआ है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एडिशन हुआ है 27 का, और यहाँ पे जो एडिशन हुआ है 64
4 का, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये तो चलो 1 का क्यूब कर लेते हैं, इसको 2 की क्यूब, ये 3 की क्यूब और ये 4 की क्यूब, यानी आगे जो 107 में एडिशन होगा वो 5 की क्यूब होगी, ठीक है ना। तो 105 में आप क्या करोगे, 5 की क्यूब जो है वो ऐड करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 5 की क्यूब क्या होती है, 125। तो 107 में 125 जो है वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 232, ठीक है, यानी 232। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सीरीज गिवन है 3, 8, 15, 24, 35, 48। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 5, 8 प्लस 7 कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस 9, यहाँ पे एडिशन हो रखी है प्लस 11, यहाँ पे ऐड हुआ है प्लस 13, यानी ओड नंबर जो है वो ऐड करके 5 से स्टार्ट करा है, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। तो 13 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है 15। तो 48 प्लस में 15 आप करोगे यानी 63 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये रहा आंसर 63, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक ऐतिहासिक स्मारक को देखकर किसी पर्यटक ने पूछा, यह स्मारक कितना पुराना है। गाइड ने कहा 50 साल से अधिक पुराना है। इस स्मारक की वास्तविक उम्र 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी एवं आज से 2 वर्ष बाद उसकी उम्र एक घन के रूप में व्यक्त की जा सकती है। स्मारक की वास्तविक उम्र क्या होगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, जो भी उसकी एज है ना, एज में से आप -2 करते हो तो वो किसी नंबर का स्क्वायर बनता है। एज में आप +2 करोगे तो वो किसी नंबर का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। अगर आप 343 की बात करो तो 343 में से आप -2 करोगे तो वो किसी का स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ठीक है। सिमिलर आप सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तो इसका सही आंसर जो है 123 है, ठीक है। तो 123 माइनस में 2 करोगे तो 121, और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, ठीक है। 123 प्लस में 2 यानी 125, और 125 जो होता है वो 5 की क्या होती है, क्यूब होती है। तो इसको आप ऑप्शन से करोगे ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ए के उत्तर में, ए बी के उत्तर में है जबकि सी बी के पश्चिम में है, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि ए की पोजीशन क्या होगी, सी से आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर है आपके पास ए, तो ए जो है वो नॉर्थ में है, ठीक है। नॉर्थ में हम ये डायरेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, तो नॉर्थ में हमने ए को रख दिया, ठीक है। जबकि सी बी के पश्चिम में है, और इसका मतलब यहाँ पे आप बी हो जाएगा फर्स्ट लाइन से, ए बी के उत्तर में है तो ए यहाँ पे हो गया और बी आपका यहाँ पर हो गया। जबकि सी बी के पश्चिम में है तो सी यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये 3 आ गए, यही 3 बनते थे, ओके। अब आपसे ये पूछा गया है कि सी के संदर्भ में बताओ कि ए जो है वो कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो सी यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पे है। यहाँ से जब आप डायरेक्शन देखोगे, ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो सी से, अगर सी से देखा जाए तो ए को किस पोजीशन में है, नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ए की आयु बी से 3 वर्ष अधिक है। जो ए है, ए बी से 3 साल ज़्यादा है। ए इक्वल टू में बी प्लस में 3, और सी से 3 वर्ष कम है, सी से 3 साल कम है, ठीक है। जबकि बी और डी जुड़वा है, यानी बी और डी की एज क्या होगी, सेम होगी। तो सी की आयु डी से कितनी अधिक है, तो सी की एज आपको बतानी कि डी से कितनी अधिक है। इन दोनों से हम निकाल देते हैं, ठीक है ना।
और बी और डी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो सी की एज क्या आ जाएगी आपके पास, सी की आप एज निकाल सकते हो इसी वाली इक्वेशन से, सी आपके पास आ जाएगा बी प्लस में 6, ठीक है। तो जितना वो भाई बी से है उतना ही डी से होगा, क्योंकि बी और डी क्या है, जुड़वा है, तो बी से है 6, तो डी से भी। अब हम करने जा रहे हैं जीके का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीके का, झूलन गोस्वामी इनमें से किससे संबंधित है। तो झूलन गोस्वामी जो है वो एक क्रिकेटर थी, ठीक है, ऑलराउंडर क्रिकेटर थी। इनका जो जन्म है वो 25 नवंबर 1982 में पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको लर्न करना है, एक तो उनकी बर्थ 25 नवंबर 1982 और इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, बंगाल का, पश्चिम बंगाल के ज़िले में, नदिया ज़िले में, ठीक है। और ये क्या थी, ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के आंदोलन की घटना कहाँ घटित नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो सन 1857 की घटना है वो मद्रास में घटित नहीं हुई थी। यह विद्रोह जो था वो पूर्वी पंजाब, अवध, गंगा जमुना दोआब, बुंदेलखंड, बिहार, पूना आदि सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था, किंतु पश्चिम बंगाल, मुंबई, मद्रास, बंगाल का अधिकांश हिस्सा जो था वो इससे प्रभावित नहीं था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास। कांग्रेस के नरमपंथी तथा चरमपंथी किस वर्ष में संयुक्त हुए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1916 में, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये क्या हुए थे, संयुक्त हुए थे। और इनका जो विभाजन था वो 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है, वायरल संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम क्या है। वायरल से इनमें से जो संक्रमित होने वाली बीमारी है वो क्या है, सर्दी, जुकाम, कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यूटीआई बैंक हैज़ चूज द नेम न्यू ब्रांड नेम ऑफ, ठीक है। यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है। तो यूटीआई बैंक का जो नया नाम है वो एक्सिस बैंक है, ठीक है। प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो प्राइवेट बैंक में 3rd नंबर पे आता है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2010 में किस देश ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व हॉकी कप में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने दिल्ली में फरवरी मार्च 2010 में जो वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑस्ट्रिया। इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, ठीक है। और ये 2010 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 12th नंबर का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अभिनय पुरस्कार जीता। इनमें से किसको नॉट विन नेशनल एक्टिंग अवार्ड फॉर 2008, ठीक है, नहीं जीता। इसमें से जो नहीं जीता वो हमें बताना है। तो ऐश्वर्या राय ने नहीं जीता था, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल और कंगना रनावत को ये पुरस्कार मिला था 2008 में, लेकिन ऐश्वर्या राय को ये पुरस्कार नहीं मिला था, ठीक है। ये पुरस्कार जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये पुरस्कार जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। 2008 में जो ये अवार्ड हुआ था वो 56 नंबर का था, ठीक है। नेशनल अवार्ड फंक्शन जो थे ये 56 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, गदर पार्टी का संगठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, लाला हरदयाल है। गदर पार्टी जो थी वो भारतीयों द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा में स्थापित की गई थी। ये एक ऐसा संगठन था जो ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी की हिमायती था, ठीक है।
तो इसकी जो मेन इसके फाउंडर हैं, ठीक है, वो कौन है? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो कॉर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के जमींदारों से किया गया था, ठीक है। एक समझौता था जिसमें क्या करना था कि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित लगान की राशि वसूलने का अधिकार जो जमींदार थे उनको दिया गया था, जिससे स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो जमींदार थे उनको कर वसूल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है, ठीक है। तो देखिए, जो इम्पीचमेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसेस है जिसका नाम होता है इम्पीचमेंट, तो वो कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है? लोकसभा से, राज्यसभा से? तो वो दोनों कहीं से भी उसको शुरुआत की जा सकती है। वो पहले लोकसभा में भी पारित हो सकता है, वो पहले राज्यसभा में भी पारित हो सकता है, ठीक है। तो दोनों हैं जो इसके करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आपातकालीन स्थिति की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो अभी तक भारत में नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वर्ष 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है लंदन में, ठीक है। 2012 का कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए सैनिक कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये 3 जून से लेके 8 जून 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण कहाँ हुआ था? ये सबको पता है, सबने मूवी देखी है, परमाणु मूवी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके हो जाएगा, ऑप्शन है इसके देखो, इंजीनियरिंग, केमिकल, कंप्यूटर या एयरक्राफ्ट। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था एवं उन्हें के लिए कहाँ भेजा गया था? किसके लिए नहीं, इसके लिए उन्हें कहाँ भेजा गया था, ठीक है। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को क्या मिला था? 6 साल के लिए कारावास मिला था और इसके लिए उन्हें जो भेजा गया था वो भेजा गया था मांडले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। गलत जोड़े चुनिए, गलत जोड़े आपको चुनने हैं, ठीक है। इसमें से गलत क्या है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक है ये तो। M.N. जिन्ना खिलाफत आंदोलन,
MK गांधी, चंपारण संग्रहण, ये भी ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या, ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट नहीं है वो है खिलाफत आंदोलन। जो खिलाफत आंदोलन था ना वो मुसलमानों का आंदोलन था। ये आंदोलन जो है वो 1919 से लेके 1922 तक चला था और ये मेन जो था वो एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। इसका जो उद्देश्य था, इसका जो पर्पस था वो तुर्की के खिलाफ का जो खिलाफा पद होता है, खलीफा पद जो होता है उसको पुनः बहाल करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। ठीक है, और ये जो शुरुआत की थी, इसकी जो शुरुआत की थी वो अली जो बंधुओं थे, ठीक है, ब्रदर्स से, अली ब्रदर्स इनको बोला जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने इसकी जो शुरुआत की थी। और इस जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनका इसमें कोई भी रोल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजस्थान में स्थित खारे जल की झील का नाम क्या है? तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। वैसे मैं आपको बता दूं, साबर झील इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये 2001 का केरल का लिंग अनुपात है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है ये उससे पहले जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी, तो इसलिए 2001 का डाटा पूछा गया, लेकिन अब आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार जो है वो मनाया जाता है? तो पोंगल जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, ये किसानों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और फेस्टिवल जो है ये 4 डेज तक चलता है, 13 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 57, ब्लैक शर्ट काली कुर्ती आंदोलन, जिसे फांसीवाद कहा जाता है, की शुरुआत इटली में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ब्लैक शर्ट जो आंदोलन है वो आम तौर पे जो अर्ध सैनिक होते हैं ना उनको कहा जाता है, जो राष्ट्रीय पार्टी के शाखा के रूप में इटली के राज्य मिलिशिया, ठीक है, मिलिशिया में 1923 में अस्तित्व में आए थे। कब आए थे वो अस्तित्व में? 1923 में। इटली का एक राज्य था मिलिशिया। ठीक है, इसके सदस्यों को काली वर्दी में परीक्षण दिया जाता था। उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो जो होती थी ब्लैक ड्रेस में की जाती थी और ये फांसीवादी नेता के प्रति वफादारी रखते थे। जो वहाँ के फांसीवादी नेता थे उसके लिए ये क्या थे? वफादार हुआ करते थे और उसके लिए वो शपथ भी लिया करते थे। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत जो की थी वो बेनिटो, ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2010 का खिताब किसने जीता था? ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, रोजर फेडरर ने जीता था। और इन्होंने किसको हराया था ये इसमें आपसे पूछा गया, तो उन्होंने एंडी मरे को हराया था। लेकिन अब जो है आपको अपने करंट के जो गेम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय के ऋषि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक समय का जो ऋषि है वो कहा जाता है विवेकानंद जी को। ठीक है, विवेकानंद जी का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902 में बंगाल में हुई थी। ठीक है, और इनके गुरु का नाम भी आप लर्न कर लीजिए, रामकृष्ण परमहंस जो है वो इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विशाखत बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है असम। ठीक है, बिहू जो डांस है वो किसका है? असम का है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में जनवरी 2010 में आयोजित चुनाव में किसे राष्ट्रपति चुना गया? तो ये क्वेश्चन अभी आपके लिए क्या हो गया? यूजलेस हो गया। वैसे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सेकंड है, महिंद्रा राजपक्षे। इनसे रिलेटेड अभी रिसेंटली भी इनको अपॉइंट किया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन आज के करंट के हिसाब से। ठीक है,
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाखा दत्त। ठीक है, ये इस बुक की जो लैंग्वेज है, ये इसकी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत में इसको लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त की जो चढ़ाई है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2010 में आए प्रलयकारी 7.0 माप वाले भूकंप से प्रभावित देश कौन सा था? तो जो 2010 में भूकंप आया था जिसका जो फ्रिक्वेंसी थी वो 7 थी। ठीक है, वो किस कंट्री में थी आया था? तो इसका सही आंसर जो है वो हैती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक माध्यम रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो यानी जो इंडिया का जो टाइम है ना वो कहाँ से लिया गया? इंडिया का जो टाइम है वो इलाहाबाद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत की आधुनिक सड़क तथा रेल नेटवर्क का विकास करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मूल प्रयोजन क्या था? तो उनका मेन यही काम था कि जो फैक्ट्री थी, बिजनेस था, व्यापार था, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो भारत के प्रथम सूफी संत जो थे वो ख्वाजा चिश्ती। अगला क्वेश्चन है भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है प्लासी वॉर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था जो है वो कौन सी है? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी गणराज्य दिवस 2010 समारोह में पद्म विभूषण से पुरस्कृत नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये 2010 का क्वेश्चन है, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैक्स मूलर का एक विख्यात है, मैक्स मूलर इनमें से क्या थे वो आपको बताना है कि वो कहाँ के स्कॉलर थे। इसका सही आंसर है जर्मन स्कॉलर थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो वेस्ट तो पश्चिम का सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है वो किस राज्य में है? तो ये है आपके पास इंडिया का मैप। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट वाला पूछा है, तो वेस्ट में यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? गुजरात आता है। और गुजरात का भी मैं आपको बता दूँ, उस जगह का नाम है गोरमोटा। क्या नाम है? गोरमोटा। गोरमोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून है, मानसून क्या है? तो मानसून जो है वो एक स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत जोड़े को चुनना है, गलत जोड़ा आपको चुनना है। इनमें से गलत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। ठीक है, बाल लाल पाल
कांग्रेस के चरमपंथी थे, बिल्कुल ठीक है। ओके, सविनय आंदोलन 1920। और अगला है होम रूल आंदोलन एनिमेशन, तो ये भी ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है? रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा कानून अमीर तथा गरीब के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा नवजीवन न्यूज़पेपर था। प्रत्येक वर्ष मार्च में निम्नलिखित में से किसे नहीं मनाया जाता? ओके, इनमें से कौन सा जो डे है वो मार्च में नहीं आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या आता है। महिला दिवस 8 मार्च, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस ये भी मार्च में। ओके, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये भी मार्च में। ये जो है वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कमेंट करना आप मुझे। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा, ऑप्शन ए। वाइट टाइगर नामक उपन्यास जिसे 2008 में मैन बुक प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो इसके राइटर कौन थे? तो इसके राइटर हैं अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। जो राज्यपाल होता है वो ऑर्डिनेंस जो पास करता है, अध्यादेश होता है कि जो ओरली, जैसे मानो उस टाइम पे जो विधानसभा है वो नहीं है, उसका टाइम पीरियड नहीं है, और ऐसी सिचुएशन स्टेट में कोई खड़ी हो गई है कि हमें एक लॉ बनाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उस टाइम पे राज्यपाल क्या करता है? ओरली, ठीक है, मुंह से बोल देगा कोई भी लॉ, कोई भी बात, तो वो क्या हो जाती है? उस टाइम के लिए लॉ बन जाती है, ठीक है। तो इसको कितने टाइम पीरियड तक होता है? इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने के लिए होता है। नेक्स्ट सेक्शन है मैथ्स का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसी संख्या का 1/6 भाग किसी संख्या के 1/9 भाग से 100 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, तो कोई संख्या है, संख्या हम एज्यूम कर लेते हैं कि संख्या क्या है? संख्या हमारे पास जो है वो x है, ठीक है। अब इसका 1/6 भाग वो बराबर है इसी संख्या के 1/9 से 100 क्या है? ज़्यादा। ये चीज़ आपको कह रहा है मैथमेटिक फॉर्म में, ये चीज़ कह रहा है आपको, ठीक है। अब वो संख्या फाइंड करनी है, यानी आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? आपको फाइंड करना है ये x फाइंड करना है, ठीक है। आप क्या करो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन से अच्छा लगता है तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन इसको सिंप्लीफाई भी करना बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन का काम नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपली जस्ट क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप x माइनस में 6 अपॉन में इस वाले पार्ट को यहाँ ले आओगे और ये 100, ठीक है। तो उसके बाद x और 6 और 9 का आप एलसीएम लोगे, 6 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 18, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 3x माइनस में 2x इक्वल टू में 100, तो ये आपके पास क्या आ गया? x अपॉन में 18 इक्वल टू में 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास? 1800। तो इसका सही आंसर क्या है? 1800, यानी ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 13,218 से घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी? ठीक है, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार थोड़ा सा ऑप्शन पे नज़र मार लेनी चाहिए। वैसे ये ऑप्शन से नहीं होगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार हमें ऑप्शन से ज़रूर देख लेना चाहिए।
होता क्या है, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसके लास्ट में या तो 2 आएगा, पॉसिबिलिटी है किसी का आप स्क्वायर करो तो लास्ट में 2 आए, नहीं है, ठीक है। 4 आता है, ओके, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, और 1 आता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देखो, 86 का तो लास्ट में 6 आएगा, 89 का करके देखो तो लास्ट में 1 आएगा, ठीक है, 83 का 9 आएगा, 104 का 6 आएगा। तो ये नंबर जो हैं, कभी भी हम जब स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का तो पीछे यही नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, तो लास्ट में 218 इस क्वेश्चन में। अगर हम इसकी बात करें 111 माइनस करें तो बच्चों 7 तो कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। उसके बाद 222 है तो यहाँ पे 6 आएगा, हाँ ऑप्शन है। ऐसे 3 करोगे तो 5 का भी ऑप्शन है आपके पास, ऐसे 4 करोगे तो 4 का भी ऑप्शन है। तो ये तो ऑप्शन से नहीं हो रहा, बट आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से एक बार ज़रूर ट्राई करना। कई बार होता है कि वो बिल्कुल ऑप्शन से हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। इसके हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। सो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। नंबर दे रखा था आपको 13218, ठीक है। तो लास्ट से 2 के पेयर बनाने हैं आपको, ये तो आपको आता ही होगा कि 1 पे जाएगा, ठीक है, 1 पे, ओके, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर 32, ठीक है, इसका और इसका क्या करते हैं, सम करते हैं 2, तो ये वापस से 21 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 21 माइनस करोगे 1 और ये 18, ठीक है। उसके बाद ये वाला 1 इसमें ऐड करोगे यानी 22, ठीक है। अब 22 के पीछे आप क्या लगाओगे कि उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आप चेक कर लोगे, जैसे अगर आप 5 करते हो यूज़, तो 5 करोगे तो ये 5 जो है वो इस से मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को तो इससे ग्रेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 224 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो आपके पास क्या आएगा 896। डिफरेंस करोगे दोनों का तो 202, तो यानी इस नंबर में से हम क्या माइनस करेंगे, 222 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 397246 को किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल 865 और शेष 211 है, तो भाजक क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि भाजक जो है वो क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि जो भाज्य होता है वो इक्वल टू होता है भाजक इनटू में भागफल और प्लस में आपका रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको दे रखी है वो आप पुट कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली फाइंड करना है, भाजक फाइंड करना है, तो ये आप वैल्यूज़ पुट कर लोगे तो भाजक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, या तो 3 मैंस जो है ना वो और 6 बॉयज़ सेम काम 40 दिन में कर सकते हैं। तो अगर मैन से करवा रहे हो तो 3 आदमी 40 दिन में कर देंगे, अगर बॉयज़ से करवा रहे हो तो 6 बॉयज़ डेली काम करेंगे तो उसी काम को 40 दिन में कर देंगे। अगर हम यहाँ से एक मैन का वर्क निकाले तो एक मैन का वर्क कितना आ जाएगा, 2 बॉयज़ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि 6 आदमी और यानी 6 मैन प्लस में 8
बॉयज़। अब यहाँ पे दोनों साथ साथ काम करेंगे। यहाँ पे या तो मैन काम कर रहा था पहले या बॉय काम करता है, अब दोनों से काम करवाना है, मैन से भी और बॉय से भी। तो 6 आदमी और 8 लड़के इस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो या तो पूरे क्वेश्चन को बॉय में चेंज कर लो, ठीक है, या पूरे इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, मैन में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मैन किसके बराबर है, 2 बॉय के। ठीक है, 1 मैन किसके बराबर है, 2 बॉय के। तो 6 मैन कितने के बराबर हो जाएगा, 12 बॉयज़ के। ठीक है, तो 6 मैन यहाँ से कितने के बराबर आ जाएगा, 12 बॉयज़ के। बस हो गया क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 12 बॉयज़ प्लस में 8 बॉयज़, यानी टोटल बॉयज़ कितने हो गए, 20 बॉयज़ हो गए। ठीक है, टोटल बॉयज़ कितने हो गए, 20 बॉयज़ हो गए। अब पहले क्या होता था, पहले होता था कि 6 लड़के कितने दिन काम करते थे, 40 दिन। अब 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करने वाले हैं, तो यहाँ से डी निकल जाएगा, यानी 6 × 40/20 यानी 12 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, किसी बगीचे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1, यदि इस बगीचे की परिमाप 60 मीटर हो तो लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो बगीचा 2:1 का है, इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है, ये एक आयताकार है, रेक्टेंगल है। ठीक है, और इसका परिमाप हमें दे रखा है कि परिमाप कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे आप इसको करोगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको पैरीमीटर, पैरीमीटर दे रखा है किसके, 60 के। ठीक है, तो आपको दिया हुआ था 2:1, 2:1 क्या थी, 2:1 जो है वो रेशो था लेंथ और ब्रेथ का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम 2x और x कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैरीमीटर दे रखा था, पैरीमीटर का फॉर्मूला कहते हैं 2l प्लस में b इक्वल टू में पैरीमीटर के। ठीक है, तो 2l यानी 2x, b यानी x इक्वल टू किसके हो जाएगा, पैरीमीटर के। और पैरीमीटर कितना दे रखा है, 60, पैरीमीटर कितना है, 60 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये दिख रहा होगा, 3x हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा, 30 हो जाएगा। 3x इक्वल टू में किसके आ जाएगा, 30 की। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, x 30 आ गया, यानी आपके पास लंबाई कितनी आ जाएगी, 20, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में हैं, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो इसका अनुपात 8:9 हो जाता है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, देखो दिल्ली पुलिस में बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, बस ये जो हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज में लिखा है ना, आपको उसको किसी तरीके से अपने मैथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अगर आपको ये चीज़ आती है ना, तो आपके लिए बहुत आसान है पेपर सॉल्व। और मेन जो बेसिक होता है ना मैथ्स का, वो यही होता है कि जो ये डाटा आपको गिवन है ना, उसको आप मैथमेटिक फॉर्म में प्रॉपरली लिख सको। ठीक है, तो संख्या क्या है, संख्या है भाई 7:8 में है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इस संख्या में क्या कर रहा है, वो 3 जोड़ रहा है प्रत्येक में क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है। और 3 जोड़ने पे अनुपात क्या आ जाता है, 8:9 आ जाता है। कर लोगे आप इसको सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया और x निकाला। x निकालोगे तो ये वाली संख्या आ गई और ये वाली संख्या आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एक 4 किलोमीटर कार को ठीक 1 बजे मध्य में चुराकर 15 किलोमीटर घंटा की गति से कार चलाते हुए भागता है। ठीक है, कोई एक चोर है जो क्या करता है, गाड़ी चुराता है दोपहर को 1 बजे
और चुराने के बाद 15 किलोमीटर की स्पीड से उसको चलाता है। कार मालिक को चोर की जानकारी 2 बजे पता चलती है, यानी 1 घंटे बाद पता चलती है, तथा वह एक अन्य कार में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा करता है। तो चोर जो है वो कितने बजे पकड़ा जाएगा? ठीक है, चोर जो है वो कितने बजे पकड़ा जाएगा? अब ये पर्सन जो है चोर, वो 1 बजे और चोर का मालिक 2 बजे। एक तो जो टाइम डिफरेंस आया 1 घंटे का, वो यहाँ से क्लियर। उसके बाद जो स्पीड है चोर की 15 और मालिक की 18 है, यानी ये 3 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या है कि जो चोर है ना और जो मालिक है, 1 घंटे में ये जो डिफरेंस तय किया गया है, ठीक है, यही इन दोनों के बीच में गैप है। तो हमें बेसिकली यही फाइंड करना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये जो मालिक है कार का, वो कितनी देर में पता मतलब ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो देखो चोर अगर यहाँ से चला था तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, तो यानी 15 किलोमीटर पर आवर तो आपका चोर चल चुका है। ठीक है, तो यानी जो डिस्टेंस है वो कितने की है? 15 किलोमीटर की है। ठीक है, मालिक से चोर तक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर का। अब हमें यही बताना है कि ये 15 किलोमीटर जो है वो कितनी देर में कवर कर लेगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? मालिक की, जो कार का मालिक है उसकी क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया, हमें स्पीड चाहिए। स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो रिलेटिव स्पीड क्या कैसे निकलती है कि इसकी जो चाल है वो कितनी है? 18 किलोमीटर, और इसकी चाल कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। दोनों का डिफरेंस यानी 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ चुकी है बच्चों? आपके पास डिस्टेंस आ चुका है। डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। स्पीड जो आ चुकी है वो आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। तो यानी 15/3, यानी उसको कितना टाइम लगेगा? 5 आवर लगेंगे चोर को पकड़ने में। और मालिक को कितने बजे पता चला था? 2 बजे पता चला था। ठीक है, तो उसके बाद 5 घंटे बाद यानी 7 बजे जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें से आपको क्या करना है? इसमें आपको एलसीएम लेना है। तो पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ये 5/4 हो जाएगा, ये आपके पास 5/3 और 5/2। ठीक है, तो जब इस तरीके से आपके पास फ्रैक्शन में होती है तो फ्रैक्शन में आप एलसीएम कैसे लेते हो? फ्रैक्शन में एलसीएम हम लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उसका तो एचसीएफ लिया जाता है। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 4 3 2 1 का 1। ठीक है, अब ऊपर इनका जो आपका अंश है यानी न्यूमिनेटर, इसका क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। तो 5 5 5 का एलसीएम क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो यानी इस पूरे ये तीनों जो आपके पास नंबर थे फ्रैक्शन में, इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 5/1, इसका मतलब 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। यदि इसको हम जूम कर लेते हैं, और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आपको पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हमने जूम कर लिया। एक आदमी अपनी संपत्ति का 1/7 भाग अपनी पुत्री के लिए तथा शेष अपने पुत्रों में समान रूप से विभाजित कर देता है। यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का दुगना है तो पुत्रों की संख्या आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। आपको ये बताना है कि उसके बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, वो कितने थे। ठीक है, तो हुआ क्या है यहाँ पे? जो प्रॉपर्टी थी उसका 1/7। ठीक है, यानी टोटल हम 7 मान लें। ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी के हिस्से 7 मान लेते हैं। उस 7 में से एक हिस्सा किसको मिला है?
एक हिस्सा मिला है डॉटर को। बाकी हिस्से कितने बच गए आपके पास? 6। बाकी कितने हिस्से बच गए? 6 हिस्से बच गए। ठीक है। अब क्या होता है, प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का दुगना है। ठीक है। प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का दुगना है। तो यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद जो लास्ट लाइन दी हुई है, लास्ट लाइन क्या है? यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का दुगना है। ठीक है ना। तो इसको ऐसे हिस्सों में बांटो कि वो इसका क्या बन रहे हो? डबल बन रहे हो। तो 6 यानी 2-2, तो 2-2 के कितने बन पाए आपके पास? 3 जोड़े बन पाए। यानी जो बेटे थे, सन थे, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 40 का 15% यदि किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या क्या है? ठीक है। तो 40 का 15%, ठीक है, किसके बराबर है? किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। यही बात कही है। बस जो बात उसने कही होती है ना मैथमेटिक फॉर्म में, उसको बस आप इस फॉर्म में लिख दो। ठीक है। तो यहाँ से 100 से 100 अगर आप चाहो तो, नहीं अभी नहीं कैंसिल करेंगे, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है। ओके। तो 40 इंटू में 15, 100 माइनस में ये वाला पार्ट यानी x इंटू में 25 अपॉन में 100 इक्वल टू में 2। अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और अगर आप बात करो 15 4 जाके 60, तो वहाँ से भी क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, तो 6 बचेगा। ठीक है। यहाँ पे बात करोगे तो ये 1/4, यानी ये आपके पास कितना बच रहा है? x/4 इक्वल टू में 2। 6 को हम इधर ले आएंगे तो x/4 बराबर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है। x/4 इज इक्वल टू में किसके हो गया? 4 के। ठीक है। ऐसे होगा 2 माइनस में 6, और ये भी माइनस का है, तो x/4 इक्वल टू में माइनस का 4, माइनस के माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। वही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। a की क्यूब है, माइनस में b की क्यूब है, अपॉन में a का स्क्वायर है, प्लस में a इंटू बी है, प्लस में b का स्क्वायर है। तो ये तो फॉर्मूला होता है ना। ठीक है। फॉर्मूला होता है ये। तो किसका फॉर्मूला है ये? इसको एक्सप्रेस कर देते हैं हम यहाँ पे। देखिए, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, ठीक है, a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a माइनस में b इंटू में a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर के अपॉन में a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर के। ठीक है ना बच्चों। यहाँ से ये पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपके पास क्या बच गया? a माइनस में b बच गया। आपके पास क्या बच गया? a माइनस में b बच गया। तो जो a था मीन्स 2.75 और जो b था यानी 2.25, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है। और आपको तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस याद रखना है कि जब आपके पास जो फॉर्मेशन है वो इस फॉर्म में हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस में a b अपॉन में b स्क्वायर, तो हमेशा ये इक्वल रखे ना आपको a माइनस में b के, a माइनस में b के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। a एवं b की औसत आय 200 रुपये तथा C एवं D की औसत आय 250 रुपये है। A B C D का औसत आय कितनी होगी? ठीक है। एवरेज सैलरी निकालनी है आपको। तो A और B की सैलरी कितनी है? 200 रुपये। ठीक है। यानी A प्लस B की सैलरी कितनी हो जाएगी?
400। ऐसी सी और डी की जो औसत है वो कितनी है 250, यानी उन दोनों की सैलरी कितनी हो जाएगी 500। ठीक है ना। औसत का मतलब क्या है, देखो अगर आपको क्लियर है, 2 पर्सन का एवरेज आपको दे रखा है, 2 पर्सन की सैलरी का एवरेज आपको दे रखा है, तो सम निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों की सैलरी का मल्टीप्लाई 2, जितने का ये एवरेज है। ऐसे ही आपको 2 बंदों की सैलरी का एवरेज दे रखा है, तो यानी उन दोनों की सैलरी का सम कितना है 500। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों आपके पास टोटल सैलरी कितनी आ गई 900 रुपये। पर्सन कितने हैं 4, ए बी और सी, एवरेज पूछा था तो 225 रुपये क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 140 का 5 सही 2/5 प्लस डैश प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू है 800 के। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, यानी 27/5, यानी 27/5 इंटू में 140 प्लस में क्वेश्चन मार्क बराबर है किसके 800 के, तो सॉल्व हो जाएगा ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, लागत मूल्य से 50% ऊपर मूल्य रखता है। ठीक है, जो भी सीपी है उससे एमपी कितना रखता है 50% एक्स्ट्रा रखता है। ग्राहकों को 30% की छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो आपको ये बताना है। अगर वो 30% का ऑफ देता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करने वाले हो। सो यहाँ पे आपके पास सीपी है, सीपी 100 हो जाएगा। ठीक है, एमपी 50% एक्स्ट्रा रखता है यानी 150। बात करें एसपी की यानी सेलिंग प्राइस की, तो इस पे 30% की क्या देता है छूट देता है, तो 30% की छूट देता है, इसका मतलब इसमें से 30% यानी 105 रुपये में वो बेचता है, यानी 45 रुपये की छूट देता है। 30% 15 है आपके पास। ठीक है, तो 15 दिए कितना होता है 45, तो 45 की वो छूट दे रहा है, तो 150 में से 45 माइनस कर दिए, यानी 105 रुपये में वो सामान बेच रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको 5 का, सीपी कितना है 100%, वो भी 100, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, ए बी तथा सी की आयु का योग जो है वो 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व 10 साल पहले उनकी आयु का औसत 1:2:3 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो 10 साल पहले अगर हम उनकी एज जो है ए की x, बी की 2x और सी की 3x मानते हैं। ठीक है, 10 साल पहले की बात करें, और अब की बात करें तो इन सबकी एज में 10 साल बढ़ गया। ठीक है ना, ये इसने हमें कहा है। और अब उनकी उम्र को हम जोड़ देते हैं तीनों की, तो उनकी जो उम्र है बच्चों वो बराबर किसकी दे रखी है आपको 90 के दे रखी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, 6x 90 माइनस में 30। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 10। प्रेजेंट में पूछिए, प्रेजेंट में पूछिए कि b की एज कितनी है, तो प्रेजेंट में b की एज कितनी है 2x प्लस में 10 यानी 20 प्लस में 10, यानी प्रेजेंट में जो b है वो कितने साल का है 30 साल का है। ठीक है,